नमस्कार। देश की बात में हाजिर हैं और पहले बात लोकसभा चुनावों के 2 चरणों के मतदान के बाद सबसे चर्चित अमेठी रायबरेली सीट, जिनके उम्मीदवारों का ऐलान आज कांग्रेस ने आखिरकार कर ही दिया। राहुल गांधी रायबरेली में कांग्रेस की विरासत की राजनीति को आगे बढ़ाएंगे। रायबरेली से उन्होंने अपना नामांकन आज दोपहर में दाखिल भी कर दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी अध्यक्ष, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी उनके साथ थी। यहां से फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी चुनाव जीतते आए। हालांकि इंदिरा गांधी को 1977 में राजनारायण ने मात भी दी थी, लेकिन उसके बाद भी वो जीती। 2004 से सोनिया गांधी यहां से जीतती आई हैं और अब राहुल गांधी यहां से चुनावी मैदान में उनसे मुकाबला करेंगे बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह। तो राहुल गांधी रायबरेली सीट से उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में एक बार फिर से उतर रहे हैं। क्या कोशिश है कांग्रेस की बीजेपी के गढ़ यूपी में, यही आज हम समझने की कोशिश करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले आपको सुना देते हैं, अमेठी से कांग्रेस के एल शर्मा को टिकट भी दिया गया। प्रियंका गांधी ने इसे ही उचित बताया। उन्होंने सवाल का भी जवाब दे दिया कि राहुल अमेठी से उम्मीदवार क्यों नहीं है। क्योंकि किसी को संचालन भी तो करना है। हम हाँ, बहुत अच्छी चॉइस है। बहुत समय से शर्मा जी संभाल रहे हैं अमेठी को। 99 से जब पहले चुनाव का संचालन हमने किया था तो हम दोनों ने साथ में किया था। अमेठी का हर गांव के हर गांव को जानते हैं, हर गली को जानते हैं। बहुत अच्छा रहेगा। और राशिद अलवी कांग्रेस के उत्तर प्रदेश से नेता हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राशिद अलवी साहब जुड़ने के लिए। तो आज राहुल गांधी रायबरेली से लड़ रहे हैं, अमेठी से नहीं। प्रधानमंत्री का भी आपने बयान सुना होगा। क्या कारण रहा कि अमेठी को नहीं चुना उन्होंने? देखिए, प्रधानमंत्री तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि इस स्तर पे उतर के उनको इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। कौन कहां से लड़ेगा कांग्रेस पार्टी के अंदर, इसका फैसला प्रधानमंत्री करेंगे या भारतीय जनता पार्टी करेगी। राहुल गांधी ने पदयात्रा की थी देश के एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक। अब वो केरला से भी लड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश की रायबरेली से भी लड़ रहे हैं। राहुल गांधी देश के नेता, और कांग्रेस पार्टी के अंदर कम से कम न जाने कितने लोग हैं अलहदा अलहदा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो चाहते हैं कि राहुल गांधी वहां से लड़े। ये संभव नहीं है, लेकिन राहुल गांधी का अपना फैसला है और रायबरेली उनकी एक तरीके से फैमिली वहां से लड़ती रही है, तो उसी को वो रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री को क्या आपत्ति है? प्रधानमंत्री जब इसलिए क्योंकि ये लोकसभा के चुनाव है और जो डरो मत का नारा राहुल गांधी ने ही दिया था, तो ये जो डरो मत की बात है, अमेठी के लोग भी यही पूछ रहे हैं कि कांग्रेस के भी जो कार्यकर्ता है वहां पे कि अपने अमेठी को क्यों नहीं अपनाया राहुल ने। ये एक सवाल उठ रहा है वहां पर। देखिए निधि जी, अगर वो अमेठी से लड़ते तो रायबरेली के अंदर ये सवाल उठ सकता था कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां से उनका पूरा परिवार जीतता रहा है, वहां से राहुल गांधी क्यों नहीं लड़ रहे। ये कोई सवाल नहीं है। वहां से एक ऐसा आदमी चुनाव लड़ रहा है जो हमेशा से अमेठी कॉन्स्टिट्यूएंसी को मैनेज करता रहा। जब जब राहुल गांधी वहां से जीते तब भी वही शर्मा साहब उसको मैनेज करते थे, और आज एक बार वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और ये फैसला पार्टी करती है। बीजेपी में कौन कहां से लड़ेगा, क्या प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी के लोगों से मशवरा करेंगे? नहीं, के शर्मा का अगर उनको दिया गया है टिकट, वो अपने आप में ठीक है। अगर वो 4 दशक से वहां पर हैं, सारा मैनेज कर रहे हैं उनको, तो एक परिवारवाद का जो आरोप लगता रहा है कांग्रेस पर, वो भी नहीं लगेगा। एक तरह से ठीक है, उनकी जो मेहनत इतने बरसों की थी उसको उनको फल मिल रहा है एक तरह से देखा जाए। लेकिन इससे जो बीजेपी की नेत्री है स्मृति ईरानी, उनका पक्ष और मजबूत होता है और उनको आरोप लगाने का इस तरह से कांग्रेस ने एक मैदान दे दिया है, ये भी कहा जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो चाहे कांग्रेस पार्टी कुछ भी कर ले, अगर प्रियंका गांधी वहां से लड़ती तो प्रधानमंत्री कहते कि परिवारवाद है। चुनाव नहीं लड़ रही तो वो कह रहे हैं कि कुछ आपस में झगड़ा हो गया है, उनको उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो तय कर लिया है कि वो 10 साल का कोई काम देश को नहीं बताएंगे। वो चर्चा नहीं करेंगे कि महंगाई क्यों है, वो चर्चा नहीं करेंगे कि उन्होंने रोजगार नहीं दिया है, वो चर्चा करेंगे सिर्फ
गांधी परिवार को लेकर। आप तो पुराने नेता उत्तर प्रदेश के, अलवी साहब, आपको प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में नहीं उतारा है, क्या कारण आप देख रहे हैं? क्योंकि कल शाम तक ये था कि दोनों भाई बहन को दोनों सीटों से उतारा जा सकता है और सबकी दिलचस्पी इसमें थी। 2 चुनावों के मतदान के बाद एक तरह से इन 2 सीटों पर सबका ध्यान था। क्या आपके नजर में है कि प्रियंका इस बार नहीं उतरी? क्योंकि आपने खुद ही सुना उन्हें कहते हुए कि केएल शर्मा जब से 99 से मैदान में हम दोनों ने साथ मिलकर काम किया। तो ये एक सवाल एक आम नागरिक की तरह जहन में आता है कि प्रियंका को क्यों टिकट नहीं? देखिए, आपका सवाल अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन प्रियंका गांधी का पूरे देश के अंदर इतनी डिमांड्स हैं कैंपेन के लिए। आज भी गालिबन वो जाने वाली थी फतेहपुर सीकरी, वहां पे उनकी रैली भी थी और पदयात्रा भी थी, वहां पे भी वो जाने वाली थी। तो इसलिए उनकी इतनी डिमांड्स हैं और ये 24 का चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है। कांग्रेस पार्टी ये चुनाव लड़ रही है कि किसी भी कीमत पे देश को बचाना है, संविधान को बचाना है। सिर्फ प्रियंका गांधी एमपी बन जाएं या राहुल गांधी एमपी बन जाएं ये अहमियत नहीं रखता है। अहमियत रखता है कि हम देश को बचाएंगे। इसलिए प्रियंका गांधी पूरे देश, क्योंकि उत्तर प्रदेश से 80 सीटें आती हैं सबसे ज्यादा देश में, तो ये बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, बीजेपी का गढ़ है। तो ऐसे में एक एक सीट बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आप आपने अपनी राय सामने रखी और आप जुड़े हमारे साथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, किस तरह से आज दोनों सीटों पर नामांकन अमेठी और रायबरेली पर हो गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये आसानी से नहीं हुआ, आपको देख रहे हैं राजनीति है, लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, प्रचार हो रहा है। तो प्रधानमंत्री आज बंगाल में थे, झारखंड में भी उन्होंने रैलियां की। हम अब आपको बता रहे हैं कि जो तमाम बड़े शीर्ष नेता हैं वो कहां कहां पर रैली करें। तो प्रधानमंत्री आज बंगाल में भी थे, पश्चिम बंगाल में रैली की उन्होंने, झारखंड में भी रैलियां करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज गोवा में हैं और गुजरात में भी हैं। और आपको बता दें कांग्रेस के पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज, ये गृह मंत्री हम देख सकते हैं, गृह मंत्री ने आज रैली की है गुजरात में और गोवा में। मल्लिकार्जुन खड़गे आपको बता दें आज गुजरात में, प्रियंका गांधी फतेहपुर में, फतेहपुर सीकरी में ही रोड शो कर रही है। वहां की तस्वीरें और भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ये प्रियंका गांधी की रैली हम देख सकते हैं। यहाँ पर नामांकन के बाद यहाँ पर पहुंची हैं प्रियंका गांधी प्रचार करने के लिए और भीड़ है यहाँ पर। और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल में आज रैली की है। तो तमाम बड़े नेतागण आज चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। और ममता बनर्जी ने भी रैली की है आज। तमाम बड़े नेतागण, क्योंकि अभी सिर्फ 2 चरणों का मतदान हुआ है, 5 चरणों के मतदान बाकी हैं। ऐसे में सब नेतागण जुटे हुए हैं प्रचार में। তোমার পার্টির অনেক লোক দাঁড়িয়েছে, কাজ নেই কর্ম নেই। तो प्रधानमंत्री ने झारखंड के सिंहभूम में रैली की और सभा में प्रधानमंत्री ने कहा है कि कांग्रेस को मंजूर नहीं था कि यहाँ के संसाधन आपके काम आए। आइए सुनते हैं। कांग्रेस को मंजूर नहीं था कि यहाँ के संसाधन आपके काम आए। वो दिल्ली के एयर कंडीशन कमरों में बैठकर यहां की योजनाएं बनाते थे, 1 रुपया देते थे, उसमें से 85 पैसा मार लेते थे। और अब आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई खबर। सुप्रीम कोर्ट में आज अरविंद केजरीवाल की जमानत के मुद्दे पर अहम सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर ये मामला लंबा चला तो हम चुनाव के मद्देनजर अंतरिम जमानत पर विचार कर सकते हैं। साथ ही ईडी से अंतरिम जमानत की शर्तों पर भी बताने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से इस सवाल का भी जवाब मांगा, क्या अरविंद केजरीवाल जेल से आधिकारिक फाइलें साइन कर सकते हैं। अगली सुनवाई मंगलवार 7 मई को होगी। इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष भार्गव। दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को एक उम्मीद की किरण जगी होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है कि वो 7 मई को अरविंद केजरीवाल को
चुनाव के लिए अंतरिम जमानत देने पर विचार करेगा। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने ईडी को कहा है कि वो 2 सवालों के जवाब लेकर आए कि एक तो ये कि अगर अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी जाती है तो फिर जमानत की शर्तें क्या होंगी, और दूसरा ये कि क्या अरविंद केजरीवाल जेल के भीतर से सरकारी फाइलों पर हस्ताक्षर यानी साइन कर सकते हैं। बड़ा ये कदम सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है क्योंकि इस मामले की सुनवाई लंबी चल रही है, इसलिए उसे लगता है कि अगली सुनवाई जो 7 मई को है उस दिन इस पर भी वो विचार कर सकते हैं कि क्या चुनाव के चलते अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी जाए ताकि वो प्रचार कर सकें। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान भी अभिषेक मनु सिंघवी जो केजरीवाल के वकील हैं उनसे पूछा था कि दिल्ली में चुनाव कब होने हैं। उनको बताया गया कि 25 मई को दिल्ली में चुनाव है। यहाँ पर ईडी से भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि एक मामले में 2 प्राइम सस्पेक्ट यानी मुख्य आरोपी कैसे हो सकते हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ही प्राइम सस्पेक्ट है, उसी को ये सारा पैसा पहुंचा था, तो फिर अरविंद केजरीवाल किस तरीके से प्राइम सस्पेक्ट हो सकते हैं। दूसरा सवाल ये कि जब कोई अटैचमेंट जैसी कोई कार्रवाई जो प्राधिकरण ने नहीं की है तो फिर ऐसे में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई कैसे हो सकती है, ये भी सवाल पूछा है। और बहुत सारे सवाल पूछे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्योंकि दूसरे दिन की लगातार सुनवाई थी, 2 घंटे तक ये सुनवाई चली है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की तरफ से सिंघवी की पूरी दलीलें भी सुनी, जिन्होंने ये कहा कि 9 बार उन्होंने अगर जवाब नहीं दिया समन का तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी गिरफ्तारी का आधार तैयार हो गया। गिरफ्तारी के आधार के लिए पीएमएलए के तहत जो जांच अधिकारी है उसको संतुष्ट होना चाहिए कि आरोपी ने ही अपराध किया है। ये तमाम जो सामग्री है वो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये तमाम चीज़ें ईडी से पूछी हैं। तो लिहाजा 7 मई का दिन काफ़ी अहम होगा जब ये फैसला हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल चुनाव के लिए अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आएंगे या नहीं आएंगे। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली की तिहाड़ जेल में एक कैदी की हत्या हो गई है। ये वारदात जेल नंबर 3 में हुई है। दोपहर के समय आपस में झगड़ा होने के बाद ये हमला किया गया। ये अपने आप में बहुत अहम है। देश का सबसे बड़ा जेल है तिहाड़ जेल, और उसमें इस तरह से कैदी की हत्या होना। मुकेश सेंगर हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। मुकेश, ये क्या इस पर और डिटेल्स मिल रही हैं आपको? देखिए जी, हत्या जो है वो आज करीब 3 बजे हुई है। जेल नंबर 3 में दीपक उर्फ सागर नाम का एक कैदी बंद था, और उसका किसी बात को लेकर 3 कैदियों से झगड़ा हुआ, और झगड़े के बाद उन कैदियों ने उस पर किसी नुकीली चीज से हमला कर दिया और वो घायल हो गया था। उसके बाद उसको तिहाड़ जेल प्रशासन जो दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल है वहां पर लेकर गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसको डेड डिक्लेयर कर दिया है। तो हत्या के पीछे की वजह क्या है, इसकी जांच अभी पुलिस कर रही है। लेकिन निश्चित तौर पर जेल के अंदर जो हत्याओं का सिलसिला था वो काफी लंबे समय से बंद था। जो जेल में आखिरी हत्या हुई थी वो गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या हुई थी, और उसके बाद से काफी जेल में इस तरह के मामले ना हो उसको लेकर काफी जो है तैयारियां की गई थी, और जो सुरक्षा थी वो नए सिरे से लगाई गई थी। उसके बाद भी आज जो है तिहाड़ में कैदी की हत्या हो जाती है, तो अपने आप में तिहाड़ प्रशासन पर काफी गंभीर सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल, प्रशासन पर वाकई में सवाल खड़े होंगे तिहाड़ जेल के कि कैसे एक कैदी की हत्या हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुकेश। इतना ही समय है, एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं, तुरंत लौटते हैं।